बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन इन नेटवर्क वर्ल्ड। आज की जो डिस्कशन है वो बहुत इम्पोर्टेंट डिस्कशन है। इस डिस्कशन से पहले आपको बता दूं कि जो चीज़ें हमने कवर की हैं अपने कोर्स के अंदर, कंप्लीट कोर्स के अंदर, तो इन सब चीज़ों को अगर सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ना देखा जाए तो वो सारी चीज़ें ऑलमोस्ट फेल हो जाती हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने से पहले साथ साथ हमें सिक्योरिटी को भी बहुत ज़्यादा मद्देनज़र रखना पड़ता है, उसको प्रायोरिटी पे रखना पड़ता है। विदाउट सिक्योरिटी हर नेटवर्क फेल है। देखिए, जब आप घर बनाते हैं तो सबसे पहले उसकी लोकेशन को देखते हैं कि वो जो लोकेशन है वो सिक्योर है या नहीं है। घर सबसे पहले लोकेशन देखी जाती है कि वो सिक्योर है। सिक्योर होती है उसके बाद जब आप घर बनवाते हैं, ठीक है, कहीं भी कोई भी स्ट्रक्चर बन रहा है घर का, तो क्या रखे जाते हैं? सेफ डोर रखे जाते हैं। सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से सेफ डोर रखे जाते हैं A to Z। जिस तरह आप सोचते हैं, आपसे डबल सोच जो है, जो थिंकिंग पावर है, वो एक हैकर रखता है कि सेफ डोर तो बना दी है, अब उन सेफ डोर को ब्रेक किस तरह से करना है। अब आप मल्टीपल सिक्योरिटी जो टेक्निक्स हैं वो यूज़ करते हैं अपने घरों के अंदर, और कोई भी थीफ है या कोई भी चोर वगैरह आता है, वो अपने नज़रिए से देखेगा कि उसको किस तरह से जो सिक्योरिटी टेक्निक्स हैं, ये कोई भी इस तरह की चीज़ें लगी हैं उनको ब्रेक करना है मैंने। आप दीवारें बड़ी बड़ी रख लेते हो, दीवारों के ऊपर वो शीशे लगवा देने या करंट वाली एक वायर लगा देनी, वो क्या आते हैं उनको काटते हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं से सर्किट ब्रेक करते हैं और आ जाते हैं। तो ये जो कंप्लीट A to Z जो एक टेक्निक है हैकर्स की, वो सेम एज इट इज़ आपकी थिंकिंग पावर से ज़्यादा सोच रखते हैं वो। अब बात होती है कि एथिकल हैकिंग। ठीक है, एथिकल हैकिंग क्या चीज़ है? जब भी आप कोई भी नेटवर्क आप डिज़ाइन कर रहे हैं, ठीक है, वो एक लेमैन के एग्जांपल से आपको बता रहा हूँ, थोड़ा टेक्निकल वर्ड के अंदर आते हैं कि जब आप नेटवर्क डिज़ाइन कर रहे हैं, नेटवर्क डिज़ाइन करते वक्त सबसे पहले आप सोचते हैं कि कहाँ कहाँ पे वल्नरेबिलिटीज़ आ सकती हैं। वो सॉफ्टवेयर की वल्नरेबिलिटीज़ हो सकती हैं या फिर वो हार्डवेयर की वल्नरेबिलिटीज़ हो सकती हैं। ओके, ये चीज़ें आप हर स्टेप के ऊपर चेक करते हैं। ठीक है, हर चीज़ के ऊपर चेक करते हैं, उस सिनेरियो को बार बार टेस्ट करते हैं कि कहीं कोई वीक पॉइंट्स तो अगर नहीं हो रहे। आप अपनी तरफ से कंप्लीट सिक्योरिटी इम्प्लीमेंट कर देते हैं, उसके बावजूद कहीं ना कुछ कमी रह जाती है। कोई भी नेटवर्क है, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो कि 100% सिक्योर हो। हाँ, आप उस नंबर को अचीव करने के लिए डिफरेंट टेक्निक यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो 100% वाला जो नंबर है वो कभी भी अचीव नहीं हो सकता। आपको हमेशा मैं एक बात कहता हूँ कि CIA ट्राइड में कॉन्फिडेंशियल, इंटेग्रिटी एंड ऑथेंटिकेशन, ये तीन चीज़ें ऐसी हैं सिक्योरिटी के अंदर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है। इसके अलावा आपको मैं ये भी बता चुका हूँ कि जितनी ज़्यादा एक्सेस होगी उतनी कम सिक्योरिटी होगी, जितनी ज़्यादा सिक्योरिटी होगी उतनी कम एक्सेस होगी। अवेलेबिलिटी और सिक्योरिटी एक दूसरे के वाइस वर्सा है। जितनी ज़्यादा अवेलेबिलिटी है उतनी ज़्यादा कम सिक्योरिटी है, जितनी कम अवेलेबिलिटी है उतनी ज़्यादा सिक्योरिटी है। अब बहुत ज़्यादा अवेलेबिलिटी प्रोवाइड करके यूज़र्स को सिक्योरिटी को डाउन नहीं किया जा सकता। इसी तरह बहुत कम अवेलेबिलिटी यूज़र्स को देकर सिक्योरिटी को एनहांस नहीं किया जा सकता। दोनों कंडीशंस के अंदर जो क्लाइंट है, जो यूज़र है, उसको तो कोई ना कोई इशू फेस करना पड़ रहा है। इन चीज़ों को कंप्लीट करने के लिए, इन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हमें नेटवर्क के सिक्योरिटी इश्यूज़ का बहुत ज़्यादा पता हो, बहुत ही डेप्थ के अंदर इन चीज़ों का नॉलेज हो। नो डाउट कि नेटवर्क इंजीनियर एक अच्छा नेटवर्क सिक्योरिटी इंजीनियर नहीं हो सकता, लेकिन क्या है, किसी न किसी हद तक एटलीस्ट उसको आइडिया होता है कि वो अपने नेटवर्क को किस तरह से सिक्योर कर सकता है।
स्विचेस के अंदर टेक्निक बहुत ज़्यादा ऐसी हैं, जब हम राउटर और स्विचिंग की कन्फिग्रेशन करते हैं उसमें क्या कर देते हैं, स्टिक कर देते हैं कुछ चीज़ों को कि लाइक अगर आपके लैपटॉप एक स्विच के साथ अटैच हुआ है, मीन्स के नेटवर्क के साथ अटैच हुआ है, उसका मैक एड्रेस उस स्विच के साथ बाइंड कर दिया जाता है एग्जैक्टली उस पोर्ट के ऊपर। लॉजिकली या फिर फिजिकली कोई भी मैक एड्रेस, कोई भी और रिमोट नेटवर्क अलाउ नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये सिक्योरिटी की काफ़ी टेक्निक्स हैं। सिक्योरिटी ना ख़त्म होने वाली एक चीज़ है कि किस तरह से इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते हैं। आए थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखते हैं सिक्योरिटी का कि वो क्या कहता है। नेटवर्क सिक्योरिटी इज अ कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट हिस्टोरिकली ओनली टैकल्ड बाय वेल ट्रेन्ड एंड एक्सपीरियंस्ड एक्सपर्ट्स। आपको मैंने पहले बताया है कि एक अच्छा नेटवर्क इंजीनियर, एक अच्छा नेटवर्क सिक्योरिटी इंजीनियर नहीं हो सकता, लेकिन किसी न किसी हद तक उसको कुछ आइडिया होता है कि वो उन चीज़ों को प्रायोरिटी में रख सके उन जब नेटवर्क डिज़ाइन किया जाता है। लेकिन एक्चुअली सिक्योर नेटवर्क को इम्प्लीमेंट करने के लिए, एक्चुअली सिक्योरिटी को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें वेल ट्रेंड और एक्सपर्ट्स पर्सन की ज़रूरत है, जो कि प्योरली टेक्निकल पर्सन हो और ए टू जी एक्सपर्ट से रिलेटेड नो हो। किसके एक्सपर्ट से रिलेटेड? सिक्योरिटी के एक्सपर्ट से रिलेटेड। हमारे पास बहुत ज़्यादा टूल्स ऐसे हैं जो कि इजीली किसी भी नेटवर्क के अंदर घुसकर कुछ ना कुछ इश्यूज क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, मल्टीपल टूल्स हैं, वो आपको आगे बताता हूँ कि वो टूल्स कौन कौन से हो सकते हैं। हाउएवर एज मोर एंड मोर पीपल बिकम wide and increasing number of people need to understand the basics of security in a network world। ठीक है, अब नेटवर्क वर्ल्ड की सिक्योरिटी मतलब कि कोई एक नॉन टेक्निकल पर्सन है, उसने किसी नेटवर्क को एक्सेस करने की कोशिश करनी है। आप इंटरनेट की एग्जांपल ले लें, इंटरनेट से जैसे कनेक्ट हुआ कोई भी एक आम यूज़र है जो कि नॉन टेक्निकल पर्सन है, जिसको नेटवर्क सिक्योरिटी, नेटवर्क से रिलेटेड कुछ भी आइडिया नहीं है, उसका काम सिर्फ क्या है कि इंटरनेट उसकी सर्विस प्रोवाइड करनी है और वो एंटरटेन हो। बाकी उसका कोई भी सरदर्दी नहीं है कि उसके बैकएंड पे क्या होगा। लेकिन क्या कि जैसे ही कोई भी यूज़र इंटरनेट से कनेक्ट होता है, इट मीन्स कि वो अनट्रस्टेड नेटवर्क है, एक अनट्रस्टेड वर्ल्ड है। ठीक, अब बेतहाशा हैकर्स, बेतहाशा ऐसी वल्नरेबिलिटीज जो आपके नेटवर्क को इजीली ब्रेक कर सकती हैं, आपके सिस्टम में घुसकर इजीली उस सिस्टम के साथ खेल सकते हैं। फायरवॉल्स, बहुत से ऐसे यूज़र्स हैं जिनको फायरवॉल्स का आइडिया नहीं होता, बहुत से ऐसे यूज़र्स हैं जिनको एंटीवायरस, विंडोज़ डिफेंडर्स का आइडिया नहीं होता, बहुत से यूज़र्स ऐसे हैं कि उनको प्राइवेट आईपी एड्रेसिंग स्कीम का आइडिया नहीं होता, बहुत से क्या यूज़र्स, ऑलमोस्ट यूज़र्स ऐसे होते हैं। लेकिन इनको सिक्योर एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना किसकी जिम्मेदारी है? एक नेटवर्क इंजीनियर की जिम्मेदारी है, एक सिक्योरिटी इंजीनियर की जिम्मेदारी है जो कि नेटवर्क सिक्योरिटी को इम्प्लीमेंट कर सके। Network security consists of provisions and policies adopted by a network administrator to prevent and monitor unauthorized access, misuse, modification or denial of computer network and network accessible resources. Network security involves the authorization of access to data in a network, which is controlled by the network administrator. Okay? Network security covers a variety of computer networks, both public and private, that are used in everyday jobs, conducting transactions and communications among business, government agencies and individuals. Banks हैं, एजुकेशन सिस्टम्स हैं, ठीक है, कोई फाइनेंशियल सिस्टम्स हैं, वट एवर, कहीं भी इस तरह की ट्रांजेक्शन्स परफॉर्म हो रही हैं, कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है, वो आया लोकल यूज़र है, वो आया प्राइवेट यूज़र है, वो पब्लिक नेटवर्क है, वो आया प्राइवेट नेटवर्क है, वट एवर जिस टाइप का मर्जी नेटवर्क हो, उसके हर नेटवर्क के बैक एंड पे नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर का काम होता है कि वो कोई ना कोई पॉलिसीज को डिफाइन करे। लाइक बहुत सिंपल सी एग्जांपल लेते हैं जहाँ पे हम पॉलिसीज को डिफाइन कर सकते हैं एक नेटवर्क के अंदर। लाइक मेरे पास एक डोमेन है, 50 कंप्यूटर्स की एक मेरे पास डोमेन है। डोमेन वो नहीं जो आपके वेब पे चलती है, डोमेन कंट्रोलर की बात करूँ जो नेटवर्क के अंदर चलती है। विंडोज सर्वर आप यूज़ कर रहे हैं,
उसके आपके अंडर कोई 50 कंप्यूटर्स को आपने डोमेन के अंदर कंट्रोल करना है। अब ऑब्वियस सी बात है, आपने ऐसी पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करना है कि वो नेटवर्क को इजीली यूज़ भी कर सकें, लेकिन उनको सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई इशू सामना ना करना पड़े। तो ऑब्वियस ही बात है, वो किस तरह से पॉसिबल होगा? कुछ ना कुछ पॉलिसीज़ अपनाई जाएंगी, कुछ ना कुछ पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट किया जाएगा हर यूज़र के ऊपर। वो किस तरह से होता है, वो डोमेन कंट्रोलर की मदद से हम कर सकते हैं इजीली। बहरहाल वो विंडोज़ का एक कंसेप्ट अलग है, नेटवर्क का कंसेप्ट अलग है। नेटवर्क के अंदर हम क्या यूज़ करते हैं, हमारे पास फायरवॉल्स हैं और नेटवर्क राउटर्स हैं, स्विचेज़ हैं, मल्टी लेयर स्विचेज़ हैं। हर लेयर के ऊपर किस तरह से हम सिक्योरिटी को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, पैकेट को एनकैप्सुलेट करना है, डीकैप्सुलेट करना है, उसके अंदर कौन कौन से पैकेट्स को हमने एनक्रिप्ट करना है, कौन से पैकेट को सिंपल जाने देना है, पब्लिक और प्राइवेट की के ऊपर नेटवर्क को किस तरह से, नेटवर्क ट्रैफिक को किस तरह से हमने एनक्रिप्ट करना है। इनकेस किसी ने नेटवर्क मॉनिटरिंग टूल यूज़ किया हुआ है, PRTG टूल यूज़ किया हुआ है, बहुत आम मिलता है, वायर शार्क यूज़ कर रहे हैं, बहुत आम मिलता है, पैकेट स्निफिंग टूल बेतहाशा पैकेट स्निफिंग टूल है। अब कोई टेक्निकल पर्सन ऐसा है कि आपके नेटवर्क को इजीली मॉनिटर कर सकता है, तो इट मीन्स कि आपके लिए तो खतरा बन चुका है ना। कहीं भी उसने वीक पॉइंट देखा, हैकर्स का काम क्या होता है कि पूरे नेटवर्क को पहले अच्छी तरह बैठकर तसल्ली से क्या करते हैं, मॉनिटर करते हैं। कोई इनको जल्दी नहीं होती, जितना देर ज़्यादा से ज़्यादा मॉनिटर कर सकते हैं वो करते हैं। फिर उस पूरी ट्रैफिक के अंदर क्या करते हैं, वो वीक पॉइंट्स बताते हैं, जिनको हम वल्नरेबिलिटीज़ कहते हैं, वीक पॉइंट्स बताते हैं। हर उन वीक पॉइंट के साथ वो क्या करते हैं, एक अपना पैकेट सेंड कर देते हैं। आप एक सिंपल सी के प्रोग्राम के अंदर क्या करो कि उसको नेटवर्क ट्रैफिक के अंदर अटैच कर दो, और वो जिस नेटवर्क ट्रैफिक के अंदर जिस होस्ट में जाएगा वो कंटिन्यूसली न्यू फोल्डर के अंदर, न्यू फोल्डर के अंदर, न्यू फोल्डर के अंदर, सो ऑन, ये एक चेन चला देगा। कंटिन्यूसली फोल्डर पे फोल्डर पे फोल्डर बनते जाएंगे। अक्सर आप लोगों के साथ इस तरह का काम हो जाता है। वो किसी डिवाइस के ज़रिए आ जाता है, आप कोई चीज़ डाउनलोड करो उसके ज़रिए आ जाता है। बहुत ही आम, इजीली कोई भी यूज़र जो है, टेक्निकल यूज़र जो थोड़ा बहुत कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड ना हो रखता होगा, तो वो इजीली ये प्रोग्राम को क्रिएट कर सकता है आपके नेटवर्क के अंदर। आप खुद से बैठ के, घर में बैठ के कोई ना कोई छोटा सा एक वायरस क्रिएट कर सकते हैं। अब इन चीज़ों की वजह से, इन छोटे छोटे वायरसेस की वजह से अगर हमारे नेटवर्क को इश्यूज फेस करना पड़ जाए, तो इट मीन्स कि हमारा नेटवर्क बेकार है, इंतहाई कोई फूल डिज़ाइन है उस नेटवर्क का। हमें अपने नेटवर्क को बेहतर बनाना है, तो उसके लिए क्या पॉलिसीज़ को लाजमी अप्लाई किया जाता है। Protect vital information while still allowing access to those who need it. Trade secrets, medical records, etc. provide authentication and access control for reasons, और गारंटी दी जाती है कि 5 nines मीन्स के 99.999% की सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ वल्नरेबिलिटीज रह जाती हैं। आइडेंटिफिकेशन है, ठीक, ऑब्जेक्टिव्स बेसिकली जो होता है, ऑथेंटिकेशन और एक्सेस कंट्रोल है। पूरी जो सिक्योरिटी है वो इन 3 ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर डिपेंड कर रही होती है, आइडेंटिफिकेशन, ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन, एक्सेस कंट्रोल जिसे हम कहते हैं। आइडेंटिफिकेशन क्या, समथिंग विच यूनिकली आइडेंटिफाइज अ यूजर एंड इज कॉल्ड यूजर आईडी। अब आप सिंपल सी एग्जांपल ले लें, फेसबुक आप यूज़ करते हैं, आप जीमेल यूज़ करते हैं, आप कोई भी ईमेल सर्वर या कोई भी इस तरह की वेब सर्विस है वो यूज़ कर रहे हैं, तो आपको आइडिया होगा जब आप साइन अप कर रहे होते हैं या फिर अपना कोई अकाउंट क्रिएट कर रहे होते हैं, तो आपसे आपकी यूनिक आईडी से रिलेटेड पूछता है। इन केस उसके लॉग के ऊपर जो भी उनके सर्वर के बैकएंड पे लॉग होता है उनसे मैच करता है, अगर कहीं वो मैच हो गया तो आपको कहता है कि ये आईडी जो है वो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है, अपनी कोई आईडी चेंज करें और कोई यूनिक आईडी बनाएं। फिर आप चेंज करते हैं, कोई एक यूनिक आईडी बनाते हैं, उस यूनिक आईडी का ऑब्वियस की बात है कोई ना कोई पासवर्ड होगा। तो ये क्या है, हर यूज़र को आइडेंटिफाई करने के लिए, हर यूज़र के अक्रॉस कोई ना कोई पॉलिसी सेट करने के लिए होता है आइडेंटिफिकेशन मेथड। यूज़र नेम, यूज़र स्टूडेंट नेम, यूज़र SSN, वटएवर, जिस तरह की मर्जी पॉलिसी करते हैं। ऑथेंटिकेशन क्या चीज़ है कि यूज़र नेम और पासवर्ड जैसे आपने एंटर किया, आगे मैं आपको बताता हूँ कि ये बेसिकली रिक्वेस्ट किस तरह से चलती है सर्वर्स के अंदर, और सर्वर्स के नाम है।
लाइक एक रेडियस का सर्वर है, एक रेडियस का भी सर्वर छोड़ते हैं, ट्रिपल ए का सर्वर है, ऑथेंटिकेशन अथोराइजेशन अकाउंटेबिलिटी सर्वर है। जैसे आपने यूज़र नेम और पासवर्ड एन किया, ठीक है, वो व्हाटएवर जीमेल का हो, वो फेसबुक का व्हाटएवर जो मर्जी है, वो रिक्वेस्ट फौरन सर्वर के पास जाती है। सर्वर पहले आइडेंटिफाई करता है, आइडेंटिफाई करने के बाद क्या करता है कि ये यूज़र एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। एग्जिस्ट करता है जी, ओके हो गया, अब इसके अक्रॉस कोई ना कोई पासवर्ड होगा। फिर अथेंटिकेशन की एक रिक्वेस्ट जाती है, उसमें वो पासवर्ड चेक करता है कि जो पासवर्ड दिया हुआ है वो मेरे सर्वर के साथ जो इसकी लॉग इन्फॉर्मेशन जो सेव है क्या उसके साथ मैच कर रही है। मैच कर रही है तो ओके जी, अथोराइजेशन दे दो और एक्सेस कंट्रोल दे दो, मीन्स के अथेंटिकेशन प्रोवाइड करके उसको एक्सेस प्रोवाइड कर दो। तो ये क्या चीज़ है, अथेंटिकेशन और एक्सेस कंट्रोल चीज़ें होती हैं कि स्मार्ट कार्ड, डिस्क और अदर डिवाइसेस किसी भी जरिए आप यूज़ कर सकते हैं। अथेंटिकेशन क्या है, आपके पास कोई स्मार्ट कार्ड है ये, ठीक है, या फिर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में चले जाते तो कोई वेल सेटल्ड ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसमें क्या है कि आइरिस से रिलेटेड कोई अपना अथेंटिकेशन हो रही है, आपके थंब से रिलेटेड कोई अथेंटिकेशन हो रही है, आपके पास स्मार्ट कार्ड होते हैं, चिप होती हैं, वो चिप यूज़ करते हैं तो अथेंटिकेशन हो रही है। तो ऑब्वियस ही बात है, जब अथेंटिकेशन होगी तो आपसे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो उनके बैक सर्वर पे सेफ तो होगी ना। विदाउट एनी इंफॉर्मेशन तो आपको एक्सेस भी प्रोवाइड नहीं कर सकता। आइडेंटिफिकेशन पहले होगी, अथोराइजेशन बाद में होगी, उसके बाद फिर होता है एक्सेस कंट्रोल। ये देखो फिंगरप्रिंट, वॉइस और रेटिनल स्कैन्स वगैरह आपको बता रहा था मैं अभी। जनरल एक्सेस ऑथेंटिकेशन क्या होता है कि टू कंट्रोल वेदर और नॉट अ पर्टिकुलर यूजर हैज एनी टाइप ऑफ एक्सेस राइट टू द एलिमेंट इन क्वेश्चन। यूजुअली वी कंसीडर दिस इन द फॉर्म ऑफ अ यूजर अकाउंट। यूजर अकाउंट सिंपल कि यूजर अकाउंट्स के अंदर क्या होते हैं, उसके यूजर नेम और पासवर्ड यूज किए जाते हैं। कुछ प्रोटोकॉल्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल्स हैं जो सिक्योरिटी के अंदर यूज़ किए जाते हैं, सर्वर्स हैं जो कि सिक्योरिटी के अंदर यूज़ किए जाते हैं, सर्विसेज जो प्रोवाइड कर रहे हैं। चैलेंज हैंडशेक ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल, आपको बताया था कि चैप का प्रोटोकॉल 3 वे हैंडशेक के अंदर यूज़ किया जाता है, चैलेंज हैंडशेक प्रोटोकॉल, ठीक है। उसके बाद रेडियस है, टेकैक्स है और कर्बरस। टेकैक्स और रेडियस का आपको काफ़ी दफ़ा बता चुका हूँ, कर्बरस का बताता हूँ। ये एक बेसिकली एनक्रिप्टेड ऑथेंटिकेशन कीज़ को यूज़ कर हमारी जो ट्रैफिक है, नेटवर्क की ट्रैफिक जो है उसको कंट्रोल करता है, उसको सिक्योर बना देता है, ठीक है। ये क्या है कि यूज़र हैशेज ऑफ पासवर्ड एंड टाइम वेरिएंट डाटा टू अवॉइड स्ट्रेट पासवर्ड ट्रांसमिशन। जब आप याद रखें, जब आप पासवर्ड दे रहे होते हैं, उस पासवर्ड के ऊपर कोई ना कोई पॉलिसी सेट होती है। आप सिंपल 1 2 3 4 नहीं दे सकते, आप सिंपल ABCD के कोई वर्ड यूज़ नहीं कर सकते। लाइक मेरा नाम फ़हीम है, मैं फ़हीम यूज़ कर लूँ, ठीक है, 1 2 3 4 यूज़ कर लूँ, तो इस तरह की चीज़ें नहीं है। उसके साथ वो कहता है कि स्पेशल कैरेक्टर यूज़ करो। एक पासवर्ड के ऊपर सिर्फ और सिर्फ एक हैश की यूज़ करने से उस पासवर्ड को 10% से 60% तक सिक्योर बना देता है। बहुत कम यूज़र्स को आइडिया होगा इस चीज़ का कि एक पासवर्ड सिंपल वो 1 2 3 4 हो, वो सिंपल ABCD में हो, उसके अंदर कोई भी स्पेशल कैरेक्टर यूज़ करने से क्या होगा, वो 10% से लेकर 60% तक उस सिक्योर को पासवर्ड उस पासवर्ड को सिक्योर बना देता है। ओके, तो ये चीज़ें हैं हमारे जो प्रोटोकॉल चलता है चैप का, उसमें ये चीज़ें होती हैं कि ऑथेंटिकेशन। ये देखिए आपको लास्ट नजर रखें, स्ट्रेट पासवर्ड ट्रांसमिशन को अवॉइड करता है। स्ट्रेट पासवर्ड क्या है, सिंपल जो पासवर्ड आपके यूज़ किए जाते हैं। ओके, अब है रेडियस। रेडियस क्या है कि चेप और स्ट्रेट पासवर्ड अथोराइजेशन अकाउंट मेथड्स। रेडियस भी मतलब यही है कि सर्वर है कि ऑथेंटिकेशन और अथोराइजेशन प्रोवाइड कर रहा है। टेकैक्स भी यही सर्वर है, टेकैक्स प्लस भी यही सर्वर है, ठीक है। ऑथेंटिकेशन, अथोराइजेशन, अकाउंटिंग, फुल एनक्रिप्शन सपोर्ट। कर्बरस का मतलब क्या है कि सर्विस ऑथेंटिकेशन एंड अथोराइजेशन, फुल एनक्रिप्शन। मीन्स कि ये सारी चीज़ें क्या हैं, कहीं ना कहीं सिक्योरिटी के अंदर यूज़ किए जा रहे हैं। प्रोटोकॉल्स कौन कौन से यूज़ किए जा रहे हैं, ठीक है, ये सारे प्रोटोकॉल्स के नाम लिखे हुए हैं कंप्लीट, ये A to Z प्रोटोकॉल्स हैं। ओके, ऑथेंटिकेशन प्रोसीजर आपको पता है कि 2 पार्टी ऑथेंटिकेशन है, 1 वे ऑथेंटिकेशन है, 2 वे ऑथेंटिकेशन है और मल्टीपल है, 3 वे हैंडशेक जिसे हम कहते हैं।
ऑथेंटिकेशन प्रोसीजर होपफुली कि आपको ये पिक्चर नज़र आ रही होगी कि देखिए क्लाइंट है और ये क्या हमारे पास सर्वर है, ठीक है। सिंपल एक क्लाइंट है, उसने एक रिक्वेस्ट जनरेट किया लाइक किसी यूज़र अकाउंट को यूज़ कर कर वो उस सिस्टम की एक्सेस चाह रहा है। वो आया हार्डवेयर यूज़र है, मीन्स के कोई हार्डवेयर को वो कंट्रोल करता है या फिर किसी सॉफ्टवेयर को कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। सॉरी गाइस फॉर द इंटरप्शन। दोबारा इस पिक्चर को थोड़ा सा गो थ्रू करते हैं कि ये देखें कि एक छोटा सा सिनेरियो बना हुआ कि बेसिकली जो ऑथेंटिकेशन अथोराइजेशन के जो सिनेरियो हैं वो किस तरह से रिक्वेस्ट को जनरेट करते हैं और सेट करते हैं, ठीक है। अब ये देखें, अगर मैं लाइट बंद कर देता हूँ तो शायद आपको ज़्यादा क्लियर नज़र आ जाए कि ये देखें अब यूज़र आईडी और पासवर्ड है, ठीक है। क्लाइंट ने एक्सेस करनी है वो व्हाटएवर कोई भी सर्वर है, क्लाइंट ने फेसबुक के सर्वर को एक्सेस करना। ऑब्वियसली बात है, जो आपको फेसबुक के सर्वर प्रोवाइड कर फेसबुक की सर्विस प्रोवाइड कर रहा है उसके बैक एंड में सर्वर तो चल रहे होंगे फेसबुक के। आपको याद होगा कि मैंने आपको एक CDN नेटवर्क से रिलेटेड एक असाइनमेंट प्रोवाइड की थी कि वो एक टास्क प्रोवाइड किया था, एक टास्क का बोला था करने का कि CDN बेसिकली देखें कि होते क्या हैं, जिसे हम कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क कहते हैं। आपको उस असाइनमेंट से कुछ आइडिया हो गया होगा कि जो नेटवर्क की जो एक्सेस है, क्लाइंट की जो एक्सेस है वो कभी भी यूज़र आईडी और पासवर्ड की अथेंटिकेशन होगी, ठीक है। इधर से अथेंटिकेशन रिक्वेस्ट बैक जाएगी जिसको एक्नॉलेज कहते हैं, ठीक है। इधर से फिर दोबारा सर्वर का लॉग चेक किया जाएगा, फिर सर्वर से रिलेटेड एक्सेस दी जाएगी। वो क्या होगा, सर्वर आईडी एंड पासवर्ड जो भी है व्हाटएवर जो भी है वो चेक किया जाएगा कि हाँ भी ओके है। उसके बाद अथेंटिकेटेड रिक्वेस्ट जो होगी, यहाँ भी दोनों जो पार्टीज़ हैं वो अथेंटिकेट हो चुकी हैं। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि वन वे कम्युनिकेशन जो आपको नज़र आ रहा है, अथेंटिकेशन ये क्या चीज़ है और टू वे अथेंटिकेशन क्या चीज़ है। याद रखें, वन वे अथेंटिकेशन और टू वे अथेंटिकेशन के अंदर कुछ की एलिमेंट्स, कुछ पैरामीटर्स यूज़ किए जाते हैं जिसे हम की स्टोर और की स्टोर कहते हैं, ठीक है। की स्टोर बेसिकली क्या चीज़ है कि की को स्टोर करता है। डिफरेंट कीज़ जो हैं वो प्राइवेट कीज़ होती हैं। अब वो प्राइवेट कीज़ क्या दोनों साइड पे स्टोर हो रही हैं, ठीक है, या फिर एक सिंगल साइड पे स्टोर की जा रही हैं, ओके। तो इनका मतलब है कि वो वन वे कम्युनिकेशन होगी या फिर टू वे कम्युनिकेशन होगी। वन वे कम्युनिकेशन होगी या फिर टू वे कम्युनिकेशन होगी। एक होती है कीज़ और दूसरे होते हैं हमारे पास सर्टिफिकेट्स, ठीक है। वन वे कम्युनिकेशन का मतलब है कि की स्टोर जो होगा वो कहाँ सेव किया जाएगा, सर्वर के ऊपर। जो हमारे पास जो सर्टिफिकेट्स हैं वो क्लाइंट के ऊपर सेव किए जाते हैं, स्टोर किए जाते हैं, ठीक है। टू वे कम्युनिकेशन में क्या है, ये दोनों चीज़ें दोनों पार्टीज़ के ऊपर एट अ टाइम सेव होती हैं, इंस्टॉल की जाती हैं अथेंटिकेशन के लिए, दोनों साइड के ऊपर अथेंटिकेशन के लिए। ये वन वे अथेंटिकेशन है। अगर यहाँ से भी अथेंटिकेशन हो रही है, यहाँ से भी अथेंटिकेशन हो रही है, इट मीन्स कि इस सर्वर की जगह कोई रॉक सर्वर तो नहीं है, कोई हैकर तो नहीं है, उसको भी तो आइडेंटिफाई करना है। ये एक सिंपल हैकर तो है, ठीक है। यूज़र जो है, यूज़र की सर्विसेज हैं वो यूज़ कर रहा है, कोई ना कोई सर्विस यूज़ कर रहा है वो। अब यूज़र को तो सिर्फ क्या चाहिए, एक्सेस चाहिए। एक सिंपल यूज़र है, चलो ठीक है, कहीं ना कहीं टॉलरेंस हो सकता है, लेकिन अगर कोई क्रिटिकल यूज़र्स हैं जिसमें जो इश्यूज़ हैं वो हम चाहते हैं कि कम से कम हो, टॉलरेंस रेट जो है वो कम से कम हो, ठीक है। जिनका टॉलरेंस रेट कम से कम हो तो ऑब्वियसली बात है उनको दोनों साइड के ऊपर अथेंटिकेशन चाहिए। तो ये वन वे अथेंटिकेशन, टू वे अथेंटिकेशन का मतलब ये है, ठीक है। पर की स्टोर और अथेंटिकेशन स्टोर वो एक अलग चीज़ है। ये देखिए, ये वही है, टू वे अथेंटिकेशन और वन वे अथेंटिकेशन है। एक्सचेंजेस कीज़ कह रहे हैं। अब कीज़ क्या होती हैं, प्राइवेट कीज़ और पब्लिक कीज़ होती हैं, जिसे हम एनक्रिप्शन कीज़ कहते हैं। प्राइवेट कीज़ तो ऑब्वियसली बात है दो यूजर्स के दरमियान प्राइवेट होती हैं, लेकिन पब्लिक की क्या कहते हैं, ओवर द नेटवर्क शेयर किया जाता है। एनक्रिप्शन के बारे में है कि एनक्रिप्शन क्या चीज़ है कि किसी भी एक्चुअल उसको मैसेज को, लाइक हेलो पैकेट है,
उस पैकेट को किसी और फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देना। इट मीन्स कि वो क्या एनक्रिप्शन है। अब एनक्रिप्शन के बैक एंड पे काफ़ी स्टैंडर्ड यूज़ किए जाते हैं, कीज़ यूज़ की जाती हैं, ठीक है, जिसे हम पब्लिक एंड प्राइवेट कीज़ कहते हैं, RSA कीज़ कहते हैं। 35-40 साल हो गए इन RSA कीज़ को कोई ब्रेक नहीं कर सका। अगर एनक्रिप्शन इनकी कर दी जाए, या कोई भी छोटा सा एक एनक्रिप्शन टूल आप डिज़ाइन कर सकते हैं, कोई एनक्रिप्शन प्रॉम्प्ट डिज़ाइन कर सकते हैं। अब आपको आइडिया हो गया कि वन वे कम्युनिकेशन और टू वे कम्युनिकेशन क्या है, कि उसमें स्टोर्स बनते हैं जिसे हम की स्टोर और ट्रस्ट स्टोर कहते हैं। आपको पता है कि ट्रस्ट स्टोर और की स्टोर दो डिफरेंट पैरामीटर्स हैं। अगर ये दोनों साइड पे सेफ है, ठीक है, सर्वर साइड पे भी दोनों चीज़ें एट अ टाइम सेफ हैं और क्लाइंट साइड पे भी दोनों चीज़ें एट अ टाइम सेफ हैं, एक्टिव है, इट मीन्स कि टू वे कम्युनिकेशन है। अगर की स्टोर सर्वर साइड पे है और जो दूसरा जो है वो हमारा जो क्लाइंट साइड पे है, इट मीन्स से क्या होगा कि ट्रस्ट और जो है वो क्लाइंट साइड पे, इट मीन्स से क्या होगा कि वो वन वे कम्युनिकेशन है। ओके, इसके अलावा काफ़ी वायरलेस के स्टैंडर्ड्स चलते हैं, लाइक आप यूज़ करते हैं जैसे वाईफाई सिस्टम आप कहते हैं, ठीक है, वेब की अथेंटिकेशन टूल यूज़ किए जाते हैं, ठीक है, वेब WEP वेब के नाम से है। इसी तरह मल्टीपल प्रोटोकॉल्स हैं, A02.1AA, A1AA, इस तरह का मतलब 111.11 R1 और R2, इस तरह सोन स्टैंडर्ड्स हैं, मल्टीपल स्टैंडर्ड्स हैं जो कि अथेंटिकेशन के लिए यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। आपकी जो ट्रैफिक है उसको एनक्रिप्ट कर देते हैं। ऑलमोस्ट जितनी भी ट्रैफिक है जो कि RF सिग्नल्स के अंदर चलती है वो सब की सब एनक्रिप्टेड होती है, जो आप मोबाइल्स कम्युनिकेशन यूज़ करते हैं। उसके बावजूद उनको कोई ना कोई किसी न किसी तरीके से अटैक किया जा सकता है, ठीक है। अब वो अटैक कौन करते हैं? ऑब्वियस सी बात है, वो हैकर्स होते हैं, इंट्रूडर्स होते हैं। एक क्वेश्चन है आपसे, तो आप इसको सोचिएगा, ठीक है, ये मूव करने से पहले, कि हम दो किस्म के अटैकर होते हैं। एक इंटरनल अटैकर होता है और एक आउटसाइड अटैकर है। इंट्रूडर्स हैं आपकी अपनी ऑर्गेनाइजेशन का, एक हैकर है, और एक ऐसा हैकर है जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन से बाहर है, जो कि इंटरनेट को यूज़ करके, दूसरे नेटवर्क को यूज़ करके अपने नेटवर्क तक पहुंचेगा। इन दो नेटवर्क में, दो हैकर्स में से ज़्यादा ख़तरा ऑर्गेनाइजेशन को किससे हो सकता है? तो ये आपने सर्च करना, देखना है, समझना है इसको कि क्या है ये। हैकर्स की टाइप्स के रिलेटेड कुछ करते हैं। आपको मैंने बताया था कि कुछ हैकर्स होते हैं जो कि छोटे मोटे हैकर्स होते हैं, ठीक है। कुछ हैकर्स होते हैं लाइक आप लोग माशाल्लाह पढ़े लिखे हैं, तो आप इसमें काम जानते भी हैं, तो आप लोग जैसे हो गए वो बड़े हैकर्स हो गए। तो ये चीज़ें सारी कम्युनिकेशन होती है कंप्लीट हैकर्स के ऊपर। तो हैकर्स की कुछ टाइप्स होती हैं, जिसे हम ब्लैक हैट हैकर्स, वाइट हैट हैकर्स, ग्रे हैट हैकर्स, स्क्रिप्ट किडीज, और इसी तरह की लॉगर्स, और जो SQL अटैक करते हैं, इंजेक्शन अटैक करते हैं, वेब इंजेक्शन डिज़ाइन करते हैं, कुछ प्रॉम्प्ट्स के अंदर कुछ हेरा फेरी करके वो प्रॉम्प्ट्स को सिंपल सा एक मतलब कि एक वायरस बना दिया, डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक हो गए, ठीक है, की लॉगर्स अटैक हो गए, वट एवर बेतहाशा अटैक्स हैं इस तरह के, ठीक है। स्क्रिप्ट की जिसके सबसे पहले आपको बता दूँ वो क्या होते हैं कि आपने अपने मोबाइल में जी एक छोटा सा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लिया, लाइक वाईफाई जी हैक कर लिया जी आपने, तो वो आप क्या बन गए जी? स्क्रिप्ट किडीज बन गए। वो स्क्रिप्ट किडीज हैकर बन गए, आपने अपने आप को नाम दे दिया हैकर्स का। आपने एक छोटी सी कोई चीज़ कर ली, ठीक है, आपने सोशल इंजीनियरिंग कर ली, सोशल इंजीनियरिंग के ज़रिए आपने किसी का पासवर्ड ओके तो कर लिया, ठीक है, वो 1 घंटे के लिए, आधे घंटे के लिए आपके पास पासवर्ड आ गया, तो इट मीन्स कि क्या हुआ कि वो आप हैकर बन गए हैं। तो वो हैकर्स नहीं है, वो स्क्रिप्ट किडीज है। हैकर की वर्ल्ड में इनको छोटे बच्चे कहा जाता है। छोटे बच्चे क्या, जिसे हम दूध पीते बच्चे कहते हैं, स्क्रिप्ट किडीज वो होते हैं, ठीक है। बेसिकली जो हैकर्स हैं वो है ब्लैक हैट हैकर्स, बहुत ही खतरनाक और बहुत हाई लेवल के हैकर्स हैं ब्लैक हैट हैकर्स, जो कि इलीगल वेज को यूज़ कर हमारे नेटवर्क को हैक करते हैं, ठीक है। दो टाइप्स के हैकर होते हैं, एथिकल और नॉन एथिकल हैकिंग। जो ब्लैक हैट हैकर्स है तो उसकी एक टाइप नॉन एथिकल हैकर्स की है, ठीक है। उसके बाद है वाइट हैट हैकर्स। वाइट हैट हैकर्स प्योरली एथिकल हैकिंग होते हैं। लाइक एक ऑर्गेनाइजेशन है, उनको हायर करती है अपने नेटवर्क को चेक करने के लिए। एक नेटवर्क कंप्लीट डिज़ाइन किया हुआ है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मुझे किसी ऑर्गेनाइजेशन ने हायर किया, तो क्या होगा कि मैं उनके नेटवर्क को चेक करूँगा
स्टेप बाय स्टेप उनके नेटवर्क को अटैक करने की कोशिश करूँगा। जहाँ पर मुझे वल्नरेबिलिटीज, जहाँ पे मुझे वीक पॉइंट्स मिलेंगे, उन वीक पॉइंट्स को दोबारा बताऊंगा कि इनको रिकवर करने की ज़रूरत है, इनको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने की ज़रूरत है। ठीक है, तो वो क्या है, एथिकल हैकिंग है, लीगल वेज तो यूज़ कर रहा हूँ मैं। ओके, रूट किट्स हैं, इसके अंदर की लॉगर्स हैं और स्कैनर्स हैं डिफरेंट। ठीक है, एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक है, डिनायल ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक है। तो ये चीज़ें आपको होपफुली ना होंगी काफ़ी ज़्यादा। तो ये टास्क आप पे अब छोड़ता हूँ थोड़ा सा, इनको आप रीड करें, इनको पढ़ने की कोशिश करें कि जितने भी अटैक्स हैं नेटवर्क के अंदर वो कौन कौन से हो सकते हैं। एज एन असाइनमेंट आप टास्क ये ले लें कि A to Z हैकर्स जो हैं, ठीक है, वो हैकर्स क्या स्ट्रेटजी अपनाते हैं और कौन कौन से जो टूल्स हैं वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मल्टीपल टूल्स हैं, तो मैं आपको नाम नहीं बताऊंगा, आपने खुद सर्च करने हैं। ठीक है, तो इजीली हमारे नेटवर्क को ब्रेक कर सकते हैं। इजीली ये डिनायल ऑफ सर्विस जो है अटैक है वो यूज़ कर सकते हैं। इसके बैकएंड पे आपको पता है कि लिनक्स यूज़ की जाती है और मल्टीपल टूल्स यूज़ किए जाते हैं, बैकट्रैक यूज़ की जाती है कि जो बिल्ट इन टूल्स के ऊपर डिपेंड की जाती है, लेकिन ओनली फॉर एथिकल हैकिंग। नॉन एथिकल हैकिंग के लिए बिल्कुल भी नहीं करना। एथिकल हैकिंग के लिए यूज़ करके एटलीस्ट आपको नेटवर्क को मॉनिटर करना आ चाहिए। nmap यूज़ करते हैं नेटवर्क को मॉनिटर करने के लिए, एटलीस्ट आपको वो आइडिया हो कि वो बेसिकली मॉनिटर करते किस तरह से हैं। तो ये है आज का हमारा लेक्चर। होपफुली कि आपको मज़ा आया होगा ये लेक्चर सुनने में और काफ़ी ज़्यादा कंसेप्ट इसके अंदर क्लियर हुए होंगे नेटवर्क सिक्योरिटी से रिलेटेड। आज के लिए इतना ही है, अल्लाह हाफिज़।